बंधुगण, राष्ट्रम नमः। आज का विषय है चीन और चीन की नीतियां। आज इस समय आप देख रहे हैं कि अभी 1-2 साल पहले जो भारत और भूटान की सीमा थी, वहां पे डोलचोंग में चीन ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया। वैसे चीन की अगर विदेश नीति देखेंगे तो माओ जेडुंग बिल्कुल स्पष्ट था कि भूटान, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल और तिब्बत, उसको इस पे कब्जा करना है। ये बहुत पहले से उसकी पॉलिसी में रहा है। अब अगर देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले भूटान में विवाद हुआ, तिब्बत पे कब्जा है ही, और इधर सिक्किम पे भी विवाद बनाए हुए हैं। चीन की नीतियां समझें। चीन में पहली राष्ट्रवादी सरकार 1911 में सन यात सेन के नेतृत्व में बनी थी। फिर उसके बाद सन यात सेन के बाद चांग काई शेक को सत्ता मिली, और चांग काई शेक के समय में ही माओ जेडुंग ने कम्युनिस्ट आंदोलन चीन में खड़ा कर दिया, और इनका पूंजीवादी व्यवस्था थी चांग काई शेक की। अंत में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में चांग काई शेक अपनी नीतियों के कारण माओ के खिलाफ कमजोर पड़े और उन्हें वहां से भाग के ताइवान जाना पड़ा, और ताइवान में उन्हें राष्ट्रवादी सरकार की उन्होंने स्थापना की। और चीन में माओ के माध्यम से चीन में कम्युनिस्ट की स्थापना हुई, जिसे कम्युनिस्ट का एक नया रूप आया जिसे लोग माओवाद कहें। इस माओवाद के जकड़न में या ये कहें कि माओ से तुंग की नीतियों ने चीन में 4 करोड़ लोगों को मरने पर विवश कर दिया। फिर चीन 1976 में 1976 में अपनी नई पॉलिसियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को एकदम व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तन करना शुरू कर दिया वहां से। लेकिन इसके पूर्व थोड़ा से देखेंगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी बुलंद हुआ। पंचशील का सिद्धांत भी नेहरू द्वारा लाया गया। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि भारत और चीन की समस्या को समझने के पीछे जो सबसे बड़ी राह है वह है 20 अक्टूबर 1962 को 1962 में चीन द्वारा भारत पे अचानक धावा बोलना। जिस अचानक धावा बोलने की वजह से भारत की तैयारियां सही थी नहीं। तब अरुणाचल नेफा हुआ करता था। नेफा फ्रंट पे तैयारियां अच्छी न होने की वजह से भारत पराजित हुआ। उस पराजय का दंश है कि चीन आज तक हमें आंखें दिखाता रहा है। युद्ध कितना भी आप कह लेंगे, हिंसा होगी या जो भी होगा, अब लोग मारे जाएंगे, अर्थव्यवस्था पीछे हो जाएगी, लेकिन मनुष्य का इतिहास है कि वह खून में पैदा हुआ है, तो ये संघर्ष करेगा ही। युद्ध आम बात है। शांति हमारा आदर्श है, लेकिन युद्ध हमारा इतिहास है। अगर 1900 आप यह सोचिए कि 1962 के युद्ध में अगर भारत पराजित नहीं हुआ होता चीन से, तो क्या मजाल पड़ती चीन को आंख दिखाने की। चीन 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का कब्जा पाकिस्तान ने उसे पीओके की जमीन दे दिया है, वो भी उसके पास है। इस समय राष्ट्रवादी सरकार मोदी की जो चल रही है, उसको लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि हमें पीओके की जमीन छोड़नी पड़े, इसलिए डोलकॉम में विवाद देखने को मिला। फिर ये सिक्किम बॉर्डर पे यहाँ पे जो दौलत बेग ओल्डी और ये घाटी में जो विवाद चल रहा है, उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि हमें वह भूमि देनी पड़ेगी। अब चीन जो है क्या है कि पूरे विश्व को अपनी अर्थव्यवस्था पे आधारित बना लिया है। जो मालों का उत्पादन है चीन में अधिकाधिक, आप देखेंगे तो इस समय पूरा विश्व चीन आधारित आपूर्ति व्यवस्था पर वह निर्भर करता है। लेकिन इसके चक्कर में चीन देखिए कर क्या रहा है। वन बेल्ट पॉलिसी के माध्यम से, मतलब कि एक रोड के माध्यम से, पुरानी प्राचीन रोड जिसके माध्यम से वह यूरोप को, एशिया को और अफ्रीका को जोड़ना चाह रहा है, जिससे उसका व्यापार अधिकाधिक बढ़ सके। अमेरिका भी अपनी सारी कंपनियां वहां लगा के निश्चिंत था कि चीन युद्ध नहीं करेगा। लेकिन एक बात कम्युनिस्टों के लिए स्पष्ट रहनी चाहिए कि यह आपके साथ हो सकता है, आपके साथ अपने स्वार्थ के लिए हो, लेकिन यह कभी विश्वसनीय नहीं है। यह हरदम
घातक हैं। अब देखिए कि कोरोना को किसने फैलाया? तो चीन ने। और आप देखेंगे कि पुरानी व्यवस्था, उपनिवेशवादी जो व्यवस्था थी, उसको अफ्रीका में या इनके जो मित्र देश हैं चीन के, वहां पे लागू किया जा रहा है। इसको समझने की बहुत जरूरत है। पाकिस्तान एकदम चीन परस्त है। जब कोरोना की वहां दस्तक हुई, जब बीमारी वहां तेजी से फैलने लगी, तो इसने क्या किया? यूज की हुई चड्डी को मास्क के रूप में बना के दे दिया। पाकिस्तान की लड़कियों को चीन जो है अपने यहाँ ले जा रहा है और वहां वेश्या बना दे रहा है। तो चीन को सही तरीके से समझना होगा। अब विश्व समुदाय को यह चाहिए कि चीन को बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए। कोरोना के मामले में जिस तरह चले हैं, चाहे वो दक्षिणी चीन सागर में उसकी पॉलिसी हो या हिंद महासागर में जो टकटकी लगाया हुआ है, जिससे परेशान जापान हो, इंडोनेशिया हो, हांगकांग हो, ताइवान हो, तिब्बत हो या भारत हो, उसके जितने पड़ोसी हैं, नेपाल हो, सभी परेशान हैं। वह अपनी नीतियां चलने के लिए देखेंगे तो नेपाल में ओली की सरकार को प्रोत्साहन दे रहा है कि भारत का विरोध करे, जो कि नेपाल जो है प्राचीन समय से ही भारत का मित्र राष्ट्र रहा है, भारत का अंग ही रहा है वो, लेकिन इस समय मित्र राष्ट्र है। यह भी देखना होगा कि चीन अपने सीमाओं पर कितना सक्रिय है। भारत को डटे रहना है, भारत को पीछे नहीं हटना है, चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है और इन्हें जो है बेनकाब भी करना है कि कोरोना के मामले में इनके कारण से विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग कोलैप्स हो गई, पेट्रोलियम की पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, कितने लोग घर से बेघर हो गए, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन चीन जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है। एक तो वो अस्थाई सिक्योरिटी काउंसिल का वह सदस्य भी है, और फिर एक बड़ा राष्ट्र है जिसकी एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, जिसके दम पर वह दादागिरी करना चाह रहा है। वह सोच रहा है कि अमेरिका को रिप्लेस कर देगा, भारत को जो है धता बता देगा, लेकिन वह भूल कर रहा है। यह समय नेहरू का नहीं है, यह सन 62 नहीं है, यह 2020 है, और 2020 जो सदी है यह भारत की सदी है। वहाँ जिनपिंग जैसे लोग नहीं टिक पाएंगे, चीन को हटना होगा। जैसा भी सिक्किम में वो पीछे हटा भी, वो कहा कि बातों से मामला सुलझाएंगे। इसलिए हे बंधु, हे दोस्त, भारत को पकड़ के रखिए, भारत के साथ रहिए, अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिला के रहिए। बाजार तो फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन इस दुश्मन को धूल चटानी। जय हिंद, जय भारत।